गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 के संसाधन एवं विकास। ये चैप्टर 1 है, संसाधन एवं विकास। इसके बारे में हम क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं कि संसाधन क्या है एवं उसका विकास क्या सब है। तो इसको हम 1 लाइन में समझेंगे, पूरा चैप्टर ना पढ़ते हुए। जो महत्वपूर्ण लाइन है उसको हम याद करेंगे। ये आपके DSSB या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, और क्लास 10 के बच्चे के लिए तो और अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो यह है कि संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास के स्तर के आधार पर संभावित, विकसित, भंडार और संचित कोष 4 प्रकार के हैं। इधर है कि संसाधन जो है सो 2 प्रकार में बांटा गया है, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक में आपका हो गया नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य। फिर नवीनीकरण योग्य भी 2 प्रकार में बांटे गए हैं, सतत और जैव। जैव भी 2 प्रकार में बांटे गए हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। इधर अनवीनीकरण योग्य ये भी 2 प्रकार में बांटे गए हैं, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय में हो गया धातु और अचक्रीय में हो गया जीवाश्म ईंधन। फिर मानवीय भी 2 प्रकार में बांटा गया है, संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणात्मक। 2 प्रकार की जो है सो ये भी। संसाधनों के प्रकार जो पीछे पढ़े हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वो होती है जो निर्जीव होती है, जो जीव होती है, निर्जीव नहीं होती है। और अजैव संसाधन वो होती है जो निर्जीव होती है। तो जैव संसाधन जैव संसाधन की प्राप्ति जीव मंडल से है। जैसे कि यही इस शब्द से ही आप लोग याद कीजिएगा कि जीव मंडल से जैव संसाधन की जो है सो जैव संसाधन है, जीव मंडल से ही जैव संसाधन की प्राप्ति होती है। और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जात, जीवन, पशुधन, ये सब जैव संसाधन में आते हैं। और अजैव संसाधन वे सारे संसाधन हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चट्टान, धातु। अब समाप्यता के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन है, नवीनीकरण और अनवीनीकरण योग्य संसाधन। नवीनीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पादन किया जा सकता है। उन्हें नवीनीकरण योग्य संसाधन या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्यजीव, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। ये सारे नवीनीकरण योग्य संसाधन हैं। और अनवीनीकरण योग्य संसाधन, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है। अनवीनीकरण योग्य संसाधन में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं, और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है, वह एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। फिर है कि स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन वो होता है जिसमें संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदलने में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चरगाह, तालाब और कुआं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के ही उदाहरण हैं। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। ये क्लास 10 के बच्चों के लिए है, ताकि उनको जो है सो कुछ क्रियाकलाप भी दिया जाएगा, जैसे कोकोलास्टिक एरिया में होता है, तो उनके लिए ये है। फिर है कि आपका सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। तो ये वो संसाधन है जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे गांव की सम्मिलात भूमि जिसी को बोला जाता है। सम्मिलात भूमि में आपका चारण आ गया, जिसमें जो है सबके जानवर। सम्मिलात भूमि में हो गया चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब, नगरीय क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान, ये सब। फिर है राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे राष्ट्रीय संसाधन राष्ट्रीय है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी होती है। तो ये सरकार को अधिकार है कि वो कुछ ऐसा अगर मार्ग बनाने जा रहे हैं या कुछ ऐसे राष्ट्रीय कोई भी प्रकार के तकनीकी से संबंधित कोई भी फैक्ट्री
या किसी भी चीज़ का निर्माण के लिए वो आपका ज़मीन लेना चाहते हैं या आपकी ज़मीन वहाँ से गुजर रही है या वहाँ है जहाँ पे वो जो है सो उस तकनीकी का निर्माण करना चाहते हैं, तो वो आपको देना ही होगा। फिर है कि सड़कें, नहरें और रेलवे लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। सारे विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया गया है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भूसागरीय समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। यानी कि महासागरीय क्षेत्र जो है उसमें 22.2 किलोमीटर तक यानी कि 12 समुद्री मील तक ये जो है इसमें पाए जाने वाले सारे संसाधन पर राष्ट्र का हक है, ये राष्ट्र की ही संपत्ति है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधन को नियंत्रित करती है, यानी कि तट रेखा जो समुद्र के सबसे साइड वाला किनारा होता है, वहाँ से 200 समुद्री मील की दूरी अंदर तक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र तक यानी कि अंदर से तक समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होगा। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग भी नहीं किया जा सकता है। फिर इसमें है कि आप जानते हैं, ये इसको आप अंडरलाइन कर लिया जाएगा क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे जगह से पूछ दिया जाता है जहां आप जो है सो जिस शब्द को आप इग्नोर कर दिए रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी में मैंगनीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को पहचान करें। अब है विकास के स्तर पर जो है सो विकास के स्तर पर भी जो है सो 4 प्रकार के संसाधन है। संभवी संसाधन, आपका विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। अब देख लीजिए कि संभवी संसाधन वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होती है परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। अब है विकसित संसाधन। ये संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित की गई है, इसे विकसित संसाधन कहते हैं। फिर है भंडार। भंडार जो है सो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के अभाव में उसकी पहुंच से बराबर है। भंडार में शामिल है उदाहरण के लिए जल, 2 गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी का ज्ञान अभी नहीं है। संचित कोष क्या है? तो यह भंडार या संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकते हैं परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर आगे का आपका है संसाधनों का विकास, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।